नमस्कार दोस्तों। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ तो अभी-अभी एक दुखद समाचार मिली है कि यूएस के 39th प्रेसिडेंट जिमी कार्टर जी का देहांत हो गया है। आज डेट है 29 दिसंबर 2024। The 39th President of the United States has died. He was 100 years old. इनका जन्म 1 अक्टूबर 1924 को जॉर्जिया के शहर में हुआ था और ये यूएसए के 39th प्रेसिडेंट बने और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1977 से 1981 तक। ये अमेरिका के इकलौते प्रेसिडेंट हैं जो 100 साल तक अपनी ज़िंदगी जिए। इस वीडियो में जब हम डेप्थ में जाएंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि किस तरह से जिमी कार्टर जब 39th प्रेसिडेंट थे अमेरिका के अंदर तो उन्होंने किस तरह से पनामा कैनाल को अमेरिका से पनामा को हैंड ओवर करने के लिए एक ट्रीटी साइन की। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में आपको पनामा कैनाल से रिलेटेड लगभग सारी जानकारी दी जाएगी और मेरी गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको कहीं और YouTube पे किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट नॉलेज हो सकते हैं पनामा कैनाल से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डाल दी है। तो चलिए बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पनामा कैनाल है क्या और इसका लोकेशन कहाँ है। कभी कभार सुने होंगे कि पूरी दुनिया धीरे धीरे सिमट रही है, लेकिन इस दुनिया को एक छोटी जगह में कन्वर्ट करने का काम अगर मैं बोलूं तो बहुत बड़ा योगदान पनामा कैनाल को भी जाता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये पनामा कैनाल है क्या और इसका लोकेशन कहाँ है। दोस्तों पनामा कैनाल एक वाटरवे है जो दो बड़े ओशंस अटलांटिक ओशंस और पैसिफिक ओशंस को आपस में जोड़ने का काम करती है। ये कैनाल पनामा देश में लोकेटेड है जो कि एक सेंट्रल अमेरिका का एक छोटा सा देश है, लेकिन स्ट्रेटजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है। इस कैनाल की लंबाई अराउंड 82 किलोमीटर है और इसने पूरी दुनिया के मैरीटाइम ट्रेड को ही बदल के रख दिया है। सोचिए कि अगर एक शिप को साउथ अमेरिका के नीचे से होकर गुजर के जाना पड़े तो कितना ज़्यादा लंबा डिस्टेंस उसे तय करना पड़ेगा। लेकिन पनामा कैनाल के होने से अब ये जो शिप है अटलांटिक ओशन से सीधा सिर्फ 82 किलोमीटर का फासला तय करके पैसिफिक ओशन में आसानी से जा सकते हैं और इस शॉर्टकट्स की वजह से उनका पैसा और समय दोनों का बचत होता है। ये कैनाल न सिर्फ इकोनॉमी और ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है बल्कि जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग दुनिया के हर कोने के शिप्स यहाँ से होकर गुजरते हैं और ये मैरीटाइम के लिए एक ग्लोबल हब बन चुका है। दोस्तों पनामा कैनाल दुनिया के सबसे ज़रूरी ट्रेड रूट्स में से एक है। आखिर समझते हैं कि कैसे। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि पनामा कैनाल एक बहुत बड़े अटलांटिक ओशंस और पैसिफिक ओशंस को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब इसका मतलब साफ है कि किसी भी शिप्स को अब साउथ अमेरिका के नीचे से घूमकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरा सफ़र जो लगभग 13,000 माइल्स का था वो अब सिर्फ 5,000 माइल्स का रह गया है। इस शॉर्टकट की वजह से फ्यूल और समय दोनों की बचत होती है जो कि ट्रेडिंग कॉस्ट को डायरेक्टली कम करता है। अब सोचिए कि दुनिया के हर कोने से सामान एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जैसे ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, मशीनरी, सब कुछ। पनामा कैनाल एक लाइफलाइन है इन सब शिप्स के लिए और यहाँ से हर साल लगभग 14,000 शिप्स यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ कोस्ट और डिस्टेंस की बात नहीं है, ये कैनाल ग्लोबल ट्रेड का एक हब है और अगर ये ना हो तो दुनिया के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों स्लो हो जाएंगे, जिसके वजह से जो प्रोडक्ट के कॉस्ट होते हैं वो बढ़ जाएंगे और इसका असर हम सब के पॉकेट्स के ऊपर पड़ेगा। पनामा कैनाल के होने की वजह से पनामा एक छोटा देश होने के बावजूद भी जियोपॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। ये दुनिया की इकोनॉमी का एक छोटा इंजन है लेकिन एक ज़रूरी हिस्सा है। अगर पनामा कैनाल को ट्रेड का शॉर्टकट कहा जाए तो ये बिल्कुल सही होगा। तो चलिए दोस्तों अब समझने की कोशिश करते हैं कि जब पनामा कैनाल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उस वक्त के इंजीनियर को कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों ज़रा आप सोचिए कि अगर आपको एक पहाड़ तोड़कर एक नदी बनानी हो, वो भी जंगली इलाके में जहां हर कदम पर आपकी मौत इंतज़ार कर रही हो, तो क्या ये आसान होगा? बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे ही चैलेंजेस का सामना किया गया था जब पनामा कैनाल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था।
पनामा कनाल का कंस्ट्रक्शन दोस्तों एक ब्लॉकबस्टर मूवी की जैसा था, जिसमें एक्शन भी था, जिसमें ड्रामा भी था। दोस्तों 1880 में फ्रांस ने इसका काम शुरू किया, लेकिन उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि ये काम एक नाइटमेयर बन सकती है। सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था ट्रॉपिकल डिजीज, जैसे कि मलेरिया और येलो फीवर ने लगभग उस वक्त 22,000 सैनिकों की जान ले ली थी। और तब तक लोगों को ये भी नहीं पता था कि इन बीमारियों का असली कारण मॉस्किटो है। The French tried this exact method in 1892 and failed miserably. Landslides, torrential rain, and disease were the main problems. Removal of the earth took almost 8 years and killed nearly 22,000 people. As a result, the project was eventually abandoned. दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था ज्योग्राफी का। पनामा एक रग्ड माउंटेन एरिया है। छोटी सी नदी के बीच में जमीन का लेवल इतना अनइवन था कि ये काम इम्पॉसिबल लग रहा था। फ्रेंच इंजीनियर्स के लिए इतना ज़्यादा मिट्टी और पत्थर हटाना मुश्किल हो गया था। दोस्तों फ्रांस की तरफ से जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे वो थे इंजीनियर फर्डिनेंड लेसेप्स, और ये वही इंजीनियर थे जिन्होंने सुएज कनाल का कंस्ट्रक्शन करवाया था। लेकिन सुएज कनाल का कंस्ट्रक्शन करवाना और पनामा कनाल का कंस्ट्रक्शन करना दोनों अलग अलग बातें थी, क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस बहुत बड़ा था एज कम्पेयर टू सुएज कनाल। तो दोस्तों फ्रेंच इंजीनियर फर्डिनेंड को ये बहुत ही मुश्किल लग रहा था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस काम को छोड़कर भाग गए। और उसके बाद 1904 में अमेरिका ने इस काम को अपने हाथ में लिया और उन्होंने नए तरीके अपनाए। अमेरिका के जॉन फ्रैंक और जॉर्ज वाशिंगटन ने इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। बेसिकली देखिए, जब आप देखेंगे अटलांटिक ओशंस को और पैसिफिक ओशंस को, दोनों का वाटर लेवल अलग अलग है, और बीच में जो पनामा कनाल का जो लोकेशन है ये बेसिकली हाईलैंड है, ऊंचा एक माउंटेन है। तो आप माउंटेन के ऊपर से अटलांटिक ओशन से आप पैसिफिक ओशन में कैसे जाएंगे, ये बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था। और इसको सॉल्व किया अमेरिका के दो ग्रेट इंजीनियर फ्रैंक स्टीवेंस और जॉर्ज वाशिंगटन ने। और यहाँ पे जो डिजाइन पेश किया गया उसे लॉक सिस्टम डिजाइन के नाम से हम जानते हैं। लेकिन फिर भी कांस्टेंट लैंडस्लाइड्स और बारिश की वजह से काम बार बार रुकता रहा। लेकिन डेडिकेशन और टीम वर्क की वजह से ये इम्पॉसिबल लगने वाला काम आखिरकार कंप्लीट हो गया 1914 में। और 1914 में ये पनामा कनाल दुनिया के लिए खुल गया, और आज ये एक इंजीनियरिंग मार्वल कहलाता है। दोस्तों हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि चैलेंजेस कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर हिम्मत हो, प्लानिंग हो, तो कितनी भी बड़ी चैलेंजेस का सामना किया जा सकता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो लॉक सिस्टम है ये किस तरह से काम करता है। दोस्तों पनामा कनाल का लॉक सिस्टम एक जीनियस इन्वेंशन है जो शिप्स के वाटर लेवल को ऊपर और नीचे ले जाता है। चलिए समझते हैं कि एक्चुअली ये कैसे काम करता है। जो सबसे पहला स्टेप है उसमें ये है कि शिप्स लॉक के अंदर एंटर करती है और पीछे का गेट बंद हो जाता है। और अगर शिप्स को ऊपर ले जाना हो तो लॉक में धीरे धीरे पानी भर दिया जाता है और शिप्स धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। और अगर शिप को नीचे जाना हो तो लॉक का पानी ड्रेन कर दिया जाता है और धीरे धीरे शिप नीचे आ जाते हैं। और जब शिप रिक्वायर्ड लेवल पे पहुंच जाता है तो अगला गेट खुलता है और शिप आगे बढ़ जाते हैं। ये प्रोसेस एक या दो बार नहीं बल्कि मल्टीपल लॉक्स के थ्रू होता है। पनामा कनाल का लॉक सिस्टम फ्रेश वाटर को यूज करता है जो कि नियर बाय रिवर्स और रेन फॉरेस्ट से आता है। दोस्तों ये पूरा प्रोसेस इतना स्मूथ और प्रिसाइज है कि साल में हजारों शिप्स इस पार से उस पार जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो दोस्तों लॉक सिस्टम का डिजाइन हमें ये बताता है कि इंसान अपनी इंटेलिजेंस की मदद से नेचर के बैरियर्स को भी पार कर सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि जब यूएस का कंट्रोल पनामा कनाल के ऊपर था तो इसका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या था। दोस्तों जरा सोचिए कि एक शॉर्टकट आपके हाथ में हो जो कि दुनिया भर के ट्रेड को रास्ता देता हो, तो आप कितने पावरफुल बन जाओगे। यही हुआ जब यूनाइटेड स्टेट्स ने पनामा कनाल का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। पनामा कनाल का कंस्ट्रक्शन 1914 में कंप्लीट हुआ और उसका कंट्रोल शुरू से ही यूएस के पास था। यूएस ने इसका फायदा उठाकर अपनी ग्लोबल डोमिनेंस स्टेब्लिश की। समुद्री ट्रेड के लिए ये एक लाइफलाइन बन गई।
और जिस देश के पास इसका कंट्रोल था वो दुनिया के ऑटोमेटिकली जियोपॉलिटिक्स का एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन गया। दोस्तों, इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ये था कि कैनाल से गुजरने वाले हर शिप्स को टोल्स यानी फीस देनी पड़ती थी, जो यूएस के इकोनॉमी के लिए एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स बन गया। ये फीस हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती थी। यूएस ने इस रेवेन्यू का यूज अपनी मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए किया और इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ये था कि पनामा कैनाल के जरिए यूएस अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस सेंट्रल और साउथ अमेरिका तक बढ़ा दी थी। ये कैनाल एक स्ट्रेटजिक चेक पॉइंट्स बन गया था, जिसका कंट्रोल होने का मतलब ये था कि यूएस किसी भी ट्रेड रूट को रेगुलेट कर सकता था। तो दोस्तों, यूएस का पनामा कैनाल के ऊपर सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिक्स का मास्टर स्ट्रोक था जो कि यूएस ने अपनी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए किया। लेकिन अभी आप ये जानते होंगे कि पनामा कैनाल के ऊपर पनामा कंट्री का कंट्रोल है, तो आखिर ये जो कंट्रोल है वो यूएस से पनामा की तरफ कैसे शिफ्ट हुआ। दोस्तों, जरा आप सोचिए कि आपके पास एक प्राइसलेस एसेट्स हो लेकिन उसका कंट्रोल किसी और के पास हो, तो आपको कैसा लगेगा। पनामा ने ये चीज़ कई सालों तक झेली। देखिए, 1904 में पनामा कैनाल का कंस्ट्रक्शन यूएस ने शुरू किया था और 1914 में वो कंप्लीट हो गया और पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन हो गया। तो 1914 की शुरुआत से ही पनामा कैनाल के ऊपर यूएस का कंट्रोल था। यूएस ने कहा कि उन्होंने कैनाल का कंस्ट्रक्शन करवाया है, इसलिए उसके ऊपर कंट्रोल भी यूएसए का हक है। लेकिन पनामा के लोग इस बात से खुश नहीं थे। उनका ये कहना था कि ये उनके देश की सॉवरेनिटी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। ये नाराज़गी तब और बढ़ गई जब कैनाल से होने वाले प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा भी पनामा को नहीं दिया जाता था। 1960s 1970s में पनामा के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गया और जिसमें लोग डिमांड करने लगे कि पनामा कैनाल का कंट्रोल पनामा के पास होना चाहिए। और उसके बाद 1977 में एक हिस्टोरिक डील साइन हुई जिसे टोरी-जोज और कार्टर ट्रीटी का नाम दिया गया है। इस ट्रीटी को उस वक्त पनामा के लीडर ओमर टोरी-जोज और यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने साइन किया। मैंने शुरुआत में बताया ही था कि आज जो है जिमी कार्टर जी का देहांत हो गया और वो पूरे 100 साल के थे। तो इनका इम्पोर्टेंट रोल था कि पनामा कैनाल का कंट्रोल यूएस से शिफ्ट होकर पनामा के पास चला जाए। इस ट्रीटी के मुताबिक पनामा कैनाल का कंट्रोल धीरे धीरे यूएसए से पनामा के पास शिफ्ट किया जाएगा और बाय 1999 तक ये कंट्रोल कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। 31 दिसंबर 1999 को ऑफिशियली पनामा ने पनामा कैनाल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक कैनाल ही नहीं था, बल्कि पनामा के लोगों के लिए ये एक इंडिपेंडेंस का सिंबल बन गया। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए कि अगर एक रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो और अगर उसे वाइड कर दिया जाए तो कितनी ज़्यादा ट्रक्स और गाड़ियाँ वहाँ से होकर गुजर सकती थी और लोगों को कितना ज़्यादा सुविधा मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब 2016 में पनामा के एक्सपांसन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए थे। पनामा कैनाल पहले से ही दुनिया के ट्रेड का एक लाइफलाइन बन चुका था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 20वीं शताब्दी में जो शिप्स गुजर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं थे और उसको मैनेज करना आसान था। लेकिन 21st सेंचुरी आते आते मेगा शिप्स बन चुके थे जिसे न्यू पैनामैक्स शिप्स कहा जाता है। ये मेगा शिप्स काफ़ी ज़्यादा कार्गो कैरी करते थे, लेकिन इनका साइज इतना बड़ा था कि उस लॉक से गुजरना इम्पॉसिबल था। लेकिन जब 2016 में एक्सपांसन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो उस लॉक से ये मेगा शिप्स भी आसानी से गुजरने लगे। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये बड़े बड़े शिप्स आसानी से कैनाल से होकर पास करते हैं और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिससे कॉस्ट और टाइम दोनों बचता है और ये इंटरनेशनल ट्रेड को इफ़िशिएंट बनाता है। अब इससे पनामा कंट्री को इकोनॉमिक फ़ायदा भी होने लगे, क्योंकि जब ये बड़े शिप्स पनामा के लॉक से होकर गुजरते हैं तो छोटे शिप्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा फीस पे करते हैं, ज़्यादा टोल्स पे करते हैं और जिससे पनामा की रेवेन्यू जो है वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। ज़्यादा कार्गो एक शिप में जाने से फ्यूल का कंजम्पशन कम होता है, जो ग्लोबल शिपिंग के कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करता है। दोस्तों, न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जनवरी से अपना कमान संभालने वाले हैं और दिसंबर में उनका एक बयान आता है पनामा कैनाल के ऊपर।
दिसंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अगर पनामा कैनाल के ट्रांजिट फीस को कम नहीं करता है तो यूएसए को कैनाल का कंट्रोल वापस लेने पर सोचना पड़ेगा। All right, to politics now, and President-elect Donald Trump, who spent the Christmas holiday laying out foreign policy aspirations for a second term, including his threat to retake control of the Panama Canal. He explained some of the reasoning behind that in this extensive Christmas Day post on Truth Social. Trump also suggested making Canada the 51st state and acquiring Greenland for national security purposes. बेसिकली उनका ये कहना था कि अगर कैनाल का कंट्रोल गलत हाथों में गया तो यूएस के लिए एक नुकसान का सबब बन सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर कैनाल के ऊपर चाइनीज का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो ये यूएस के लिए चिंता का विषय हो सकता है। उन्होंने कहा कि कैनाल को गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। पनामा के प्रेसिडेंट जॉर्ज राउल मुलिनो ने ट्रंप के इस बयान को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कैनाल पनामा की सॉवरेनिटी का हिस्सा है और उन्होंने किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर को नकार दिया। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ट्रीटी के मुताबिक यूएस का कोई हक नहीं बनता है कि वो कैनाल को अपने कंट्रोल में ले। पनामा ने 1999 में कैनाल का फुल कंट्रोल अपने हाथ में लिया था और ये इंटरनेशनल लॉ के अनुरूप था। तो दोस्तों, ये थी पनामा कैनाल की पूरी स्टोरी। हमें उम्मीद है कि आपको 360 व्यू मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।